बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेंटर ऑफ मास्टर एजुकेशन। आज हम वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये असल में हमारे पास ये जो चैप्टर है ये किससे रेलिवेंट है, ये हमने वेक्टर, ठीक है, और वेक्टर के अंदर हमने पढ़ने हैं वेक्टर फंक्शंस। आप देख सकते हैं हमने पढ़ना है यहाँ पे वेक्टर फंक्शन, फिर उस फंक्शन की लिमिट हमने पढ़नी है, ठीक है, कंटिन्यूटी हमने डिस्कस करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है, और इसी तरह हमने इंटीग्रेशन डिस्कस करनी है। और ये सारे के सारे हमने वेक्टर फंक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं जैसे आप रियल एनालिसिस में या कैलकुलस में सिंपल चीज़ें पढ़ते थे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, सिंपल फंक्शंस में, ठीक है, यानी स्केलर फंक्शन में, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे वेक्टर फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेक्टर फंक्शन होता क्या है। ए वेक्टर फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट डी टू सेट आर, यानी कि आपके पास जैसे एक सिंपल फंक्शन होता था ना एफ़, उसी तरह से एक फंक्शन होगा एफ़, ऊपर हम बार लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है, फ्रॉम सेट डी टू सेट आर, ठीक है, यानी ये डोमेन वाला सेट है और ये हमारे पास सेट रेंज वाला सेट है। इज़ ए रूल और करस्पॉन्डेंस डैट असाइन टू ईच एलिमेंट टी इन सेट डी एग्जैक्टली वन एलिमेंट वाई इन सेट आर, यानी कि ये फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है जैसे आप सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं, लेकिन ये फंक्शन हमारे पास वेक्टर में गिवन है। ठीक है, तो जैसे आप सिंपल फंक्शन में लिखते होते थे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें आप क्या लिखेंगे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी, यानी ऊपर बार लगाएंगे, इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर फंक्शन है। तो यहाँ पे ये सेट डी जो है ये असल में डोमेन है, और ये सेट आर जो है ये हमारे पास फंक्शन की रेंज है। तो ये हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन होगा, यानी ये जैसे सिंपल फंक्शन आप पढ़ते हैं ये उसी तरह से होगा, लेकिन इसमें हम जस्ट वेक्टर के फॉर्म में इसको हम पढ़ेंगे। लिमिट ऑफ वेक्टर फंक्शन, तो ये भी जैसे आप सिंपल लिमिट पढ़ते हैं, एक कांस्टेंट एल इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ ए फंक्शन यानी वेक्टर फंक्शन बाय टेकन टी अप्रोचेज टू ए, यानी आपको पता है जब टी अप्रोच कर रहा हो ए को, देन टी ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यानी जब भी टी अप्रोच कर रहा है ए को, इसका मतलब वो आपस में इक्वल नहीं है। और हमारे पास वेक्टर फंक्शन की लिमिट एल होगी, कहता है कि अगर हमारे पास टी अप्रोच कर रहा हो ए को, देन ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की लिमिट कोई ना कोई आंसर आएगी कांस्टेंट, और वो क्या है, लिमिट ऑफ द फंक्शन। यानी आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये एफ ऑफ टी जो है ये अप्रोच कर रहा है एल को एज टी अप्रोच कर रहा है ए को। यानी अगर जो वेरिएबल है वो किसी, यानी यहाँ पे टी अगर अप्रोच कर रहा है ए को, तो ये जो आंसर आ रहा है ना एफ ऑफ टी का, एल आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये भी आंसर भी हमारे पास, यानी ये अप्रोचिंग आंसर है, यानी एफ ऑफ टी जो है वो अप्रोच करेगा एल को। इसी तरह लिमिट के कुछ रूल्स होते हैं कि स्केलर यानी साथ कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो स्केलर हम बाहर लिख लेंगे, लिमिट हम फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। दो फंक्शन प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, ठीक है, तो उन दोनों के ऊपर लिमिट अलग-अलग से अप्लाई हो जाती है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तब भी लिमिट अलग-अलग अप्लाई हो जाती है, डिवाइड हो रहे हो तब भी अलग की जा सकती है। और अगर फंक्शन के ऊपर कुछ पावर है एन, फंक्शन के ऊपर कुछ पावर है एन, तो लिमिट जो है वो पावर के इन साइड चली जाती है और होल की हम पावर लेंगे एन, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो लिमिट आपने फंक्शन पे अप्लाई करनी है, देन आपने पावर अप्लाई करनी है। तो ये 5 बेसिक रूल्स हैं हमारे पास लिमिट के, जो हम डिफरेंट क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कंटिन्यूटी ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। तो लेट एफ ऑफ टी हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है, इज़ कॉल्ड कॉन्टीन्यूस एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक पॉइंट पे हम कह रहे हैं टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे ये कंटिन्यूटी हम कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आपने ये देखना है कि कंटिन्यूटी के लिए कितनी बातें होल्ड करनी चाहिए। कंटिन्यूटी के लिए बात यह है कि फ़ंक्शन आपका डिफ़ाइन होना चाहिए, ठीक है, और फंक्शन डिफ़ाइन होने का मतलब है कि उसमें आप जो वैल्यू पुट करें उस पर आंसर इन्फिनिटी आंसर ना आए। दूसरी बात यह है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है, और लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो। और तीसरी बात ये होती है कि
लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी एग्जैक्ट वैल्यू ए पुट करें या लिमिट लेके ए पुट करें, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो हम सिर्फ एक ही रिलेशन ये यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है। यानी अगर ये वाली बात होल्ड कर रही है, इसका मतलब आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि अगर आप ये वाली बात सिर्फ यूज़ करेंगे तो उसमें बाकी दोनों तीनों बातें इसी में आ जाएंगी, क्योंकि अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन डिफाइन है। तो आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जब भी फंक्शन कंटिन्यूस हो तो लिमिट टी अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ टी और एफ ऑफ ए, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी इस चीज़ का मतलब ये है कि इसमें इस फंक्शन में आप टी अप्रोचेज टू ए यानी ए लगाएंगे लिमिट से, ठीक है, और इसमें डायरेक्ट यानी टी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें टी जो है वो नॉट इक्वल टू ए है, ठीक है, और इस वाले केस में, ठीक है, टी जो है वो एग्जैक्ट ए के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से आप यानी ये लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू पुट करके देखें तो आपके पास आंसर सेम आए, तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। और अगर ये बात होल्ड नहीं कर रही, यानी ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, यानी डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एफ ऑफ टी एक वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, तो हमने डेरिवेटिव लेना है। तो जैसे आपको पता है सिंपल डेरिवेटिव हम पढ़ते हैं, ये भी वही डेफिनेशन है, एफ प्राइम ऑफ टी से हम इसको डिनोट करेंगे। एफ प्राइम ऑफ टी का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, ठीक है। और ये जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है कि यानी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, डेल्टा टी क्या है, चेंज है, चेंज इन टी, ठीक है। तो डेल्टा टी यानी आपको पता है यानी हम ये कुछ सिंपल फंक्शन है, ये उसमें कुछ चेंज है और ये उनको माइनस करेंगे और उसी चेंज से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। और लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमारे पास बन जाएगा। इसको इस तरह से आप डिनोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस एफ ऑफ टी को हमने क्या नाम दिया है, आर वेक्टर का। तो यानी आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी is called differentiation of a vector function. It is also called first derivative, यानी आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसी तरह आपने सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन nth डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। एक दफ़ा प्राइम लगाएंगे तो सिंगल डेरिवेटिव, डबल प्राइम है तो डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल प्राइम लगाएंगे तो ट्रिपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आर का डेरिवेटिव, आर का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, आर का ट्रिपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, एंड इसी तरह आप सो ऑन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हम करते हैं इसमें, एग्जाम्पल नंबर 2 है कि आर ऑफ टी, आर ऑफ टी हमारे पास कोई एक वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर फंक्शन है, तो इसमें एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है और जी कंपोनेंट है, ठीक है। यानी आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन। क्या फाइंड करना है, इस आर का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, उसका मॉडुलस फाइंड करना है और डबल डेरिवेटिव का मॉडुलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर ऑफ टी हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डिफरेंशिएट करने विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको पता है जैसे आप सिंपल डेरिवेटिव करते हैं, साइन यानी इसका डेरिवेटिव आप करेंगे इस सारे फंक्शन का, ठीक है। अभी हमने डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया, जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। ये देखिए हमने माइनस साइन लगा दिया। और इसी तरह टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से क्या होता है, वन, तो इसकी जगह क्या लगा दिया, वन। फिर आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो जो आपने पहले डेरिवेटिव फाइंड किया था उसी का दोबारा डेरिवेटिव करें। तो जब इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और इसी तरह वन है, वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वन का डेरिवेटिव यहाँ पे ज़ीरो। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है। इसी तरह अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव वाले फंक्शन का क्या फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। और मॉडुलस को हम मॉड से डिनोट करते हैं, और ये फाइंड कैसे करते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्केयर, जे कंपोनेंट का स्केयर और के कंपोनेंट का स्केयर। यानी जो आई के साथ लिखा होगा उसका स्केयर, जो जे के साथ है उसका स्केयर, और जो के साथ है उसका स्केयर करेंगे और स्केयर रूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा साइन कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, और ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, ये दोनों मिला के किसके इक्वल होते हैं,
1 के इक्वल होते हैं, तो 1 + 1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जब आपने क्या फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव का मॉडुलस फाइंड करना है, तो ये डबल डेरिवेटिव वाला आपके पास फंक्शन है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, आई कंपोनेंट का स्केयर, ठीक है, जे कंपोनेंट का स्केयर और के कंपोनेंट का स्केयर और स्केयर रूट। तो ये तो ज़ीरो है, तो ये दोनों मिला के क्या बन गए 1, तो स्केयर रूट ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल ही होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आपके पास। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 3.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट लिमिट टी अप्रोचेज टू टी नॉट, ठीक है, टी अप्रोचेज टू टी नॉट, तो यानी ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है, तो लिमिट आपने फाइंड करनी है, तो इसका मतलब वो कोई ना कोई लिमिट जो है वो कोई ना कोई आपने पीछे डेफिनेशन पढ़ी कि लिमिट क्या होता है, एक कांस्टेंट नंबर होता है एल, ठीक है, कांस्टेंट नंबर एल होता है, ठीक है, इसका मतलब जब लिमिट आप फाइंड करेंगे तो वो कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा आपके पास, एल आ जाएगा, इसलिए इसको किससे डिनोट कर दिया, एल इज़ इक्वल टू, यानी लिमिट इज़ इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करनी है, तो आपने एक रूल पढ़ा था अभी अभी कि लिमिट अलग अलग, यानी ये देखें ये एक फ़ंक्शन है, इसी तरह ये दूसरा फंक्शन, ये तीसरा फंक्शन, ये 3 फंक्शन प्लस हो रहे हैं, तो लिमिट अलग अलग अप्लाई हो जाएगी सब पे, इस पे अलग अप्लाई हो गई, इसके ऊपर अलग अप्लाई हो गई, इसके ऊपर अलग अप्लाई हो गई, और इसमें आप देख सकते हैं 25 कांस्टेंट था, स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा था, स्केलर बाय लिख लिया, लिमिट जो है वो फंक्शन पे अप्लाई होगी। तो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी टी होगा वहाँ पे क्या लगा देना है आपने, टी नॉट लगा देना है, तो जहाँ पे भी टी था हमने टी नॉट लगा दिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आपने लिमिट टी अप्रोचेज टू पाई फाइंड करना है, तो कोई ना कोई आंसर आएगा, एल इज़ इक्वल टू, यानी लिमिट इज़ इक्वल टू, ये 3 फंक्शन प्लस हो रहे हैं तो तीनों के ऊपर लिमिट अलग-अलग पहले अप्लाई करेंगे, ठीक है, और जहाँ पे भी टी होगा वहाँ पे हम पाई पुट कर देंगे, तो सीकेंट ऑफ यानी ये सीकेंट ऑफ पाई, इसी तरह हमारे पास 25 कॉज ऑफ पाई, और इसी तरह यहाँ पे कोटेंजेंट ऑफ पाई, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ये असल में सीकेंड में आप लिमिट लगा रहे हैं, यहाँ पे साइन नहीं आएगा, सीकेंट ऑफ पाई, तो आपको पता है कि कॉज ऑफ पाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉज पाई जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब फिर सीकेंट ऑफ पाई भी किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट पाई जो है वो भी -1 के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब इसकी जगह तो -1 आएगा, ठीक है, यानी जब आप लिमिट लगाएंगे यहाँ पे सीकेंट लिखा हुआ है, ये साइन नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीकेंट, ठीक है, सीकेंट ऑफ पाई, तो इसकी जगह पे कितना आंसर आएगा, ये असल में आंसर यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे आंसर आएगा -1, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास आ रहा था, यहाँ पे आपके पास आ रहा था कॉज ऑफ पाई, तो कॉज ऑफ पाई किसके इक्वल होता है, कॉज पाई दोबारा किसके इक्वल हो गया, -1, ठीक है, और 25 भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे -25 आंसर आता है, असल में 25 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो -25 आ गया। इसी तरह कोटेंजेंट ऑफ पाई, कोटेंजेंट पाई, तो आप देखें टेंजेंट पाई का आंसर कितना होता है आपके पास, टेंजेंट पाई का आंसर हमारे पास होता है, टेंजेंट पाई जो है वो ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब फिर कोटेंजेंट पाई किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो कोई एक भी अगर इन्फिनिटी आ गया ना, ये इन्फिनिटी या इन्फिनिटी में ये प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा इन्फिनिटी ही आंसर आएगा, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर क्या आ गया आपके पास, इन्फिनिटी आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है और एग्जाम्पल नंबर 1 भी, यानी ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे सेम क्वेश्चन है, इसलिए इनको इकट्ठा करके किया गया है कि इफ़ ए वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी, अब ये देखें हमारे पास ये जो वेक्टर फंक्शन है इसमें दो तरह के फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन ये है, ठीक है, और ये एक फंक्शन हमारे पास ये है, एक फंक्शन है लेकिन दो चॉइस है हमारे पास, हम ये फंक्शन कब यूज़ करेंगे और ये फंक्शन कब यूज़ करेंगे, कंडीशन गिवन है, जब टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो ये फंक्शन यूज़ करेंगे, और जब टी ज़ीरो के इक्वल हो देन हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। कहता है ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे, हमने ये चेक नहीं करना कि कॉन्टीन्यूस है या नहीं, उसने खुद बताया हुआ है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है किसके ऊपर, टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इसमें जो ए और बी यूज़ हो रहे हैं कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे ये बी है
और यहाँ पे ये ए बी यूज़ हो रहे हैं, ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। और क्या कह रहा है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंस द वेक्टर फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन बाय डेफिनेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था पीछे कि अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा तो हम इस तरह की कंडीशन यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि अगर वो कॉन्टीन्यूस है ए के ऊपर तो क्या होगा, लिमिट टी अप्रोचेज टू ए, और यहाँ पे क्या लिखा होगा एफ ऑफ ए। लेकिन ये फंक्शन कहाँ पे कॉन्टीन्यूस है, ज़ीरो पे, तो क्या होगा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, और यहाँ पे क्या लिखा होगा एफ ऑफ ज़ीरो। ये दो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू लगाएं, इसका मतलब लिमिट टी अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी तो हमारे पास दो तरह के हैं, ये और ये वाला, ठीक है। तो कौन सा यूज़ करेंगे, ये देखें मैंने आपको बताया था जब भी टी अप्रोचेज टू ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है कि टी जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। जब लिमिट लिखी होगी तो फिर उसका मतलब क्या है कि वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे जहाँ पे टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यानी ये वाला सारा फंक्शन। तो लिमिट टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये सारा फंक्शन। उस दरमियान में क्या है, इक्वल का साइन, इक्वल का साइन, एफ ऑफ ज़ीरो, यहाँ पे एग्जैक्ट ज़ीरो लगा हुआ है टी की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे जहाँ पे टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये फंक्शन कौन सा यूज़ कर लिया जहाँ पे टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो जस्ट अब सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, लिमिट अलहदा हो जाएगी, इसके ऊपर लिमिट अलहदा से आएगी, इसके ऊपर अलहदा से आएगी, और इसके ऊपर अलहदा से आएगी। तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी तो कोई स्केलर है, तो ए प्लस बी बाहर लिख देंगे। लिमिट टी अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन ऑफ टी ओवर टी। इसी तरह यहाँ पे थ्री जो है ये स्केलर है, तो लिमिट अप्लाई हो जाएगी कॉज ऑफ टी पे। इसी तरह 16b जो है वो स्केलर है, तो लिमिट अप्लाई हो जाएगी टेंजेंट टी ओवर टी पे। और इन सब के साथ लिमिट हमारे पास नहीं लिखी हुई। तो आप एक रिलेशन हमारे पास होता है कि जब भी लिमिट टी अप्रोचेज टू ज़ीरो हो और साइन टी ओवर टी हो, यानी साइन एक्स ओवर एक्स या साइन थीटा ओवर थीटा या साइन फाई ओवर फाई, ठीक है। यहाँ पे अगर टी है तो यहाँ पे भी टी, और लिमिट टी अप्रोचेज टू ज़ीरो हो तो हमारे पास वो हमेशा किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह कॉज ऑफ ज़ीरो, कॉज ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल। तो इसी तरह इसकी जगह पे भी वन लग गया। और जब इसकी हमने लिमिट अप्लाई की है टेंजेंट टी ओवर टी की जगह पे, तो उसकी जगह पे वन आया। वो आया कैसे है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास लिखा हुआ था टेंजेंट टी, ठीक है, ओवर टी। तो आप देखें लिमिट अप्लाई करके देखें, इस टी की जगह पे ज़ीरो रखें तो टेंजेंट ज़ीरो, टेंजेंट ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो। नीचे भी टी की जगह ज़ीरो रखें तो वो भी ज़ीरो आ गया, तो ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो फार्म बन रही है। तो जब भी ज़ीरो ओवर ज़ीरो फार्म हो तो हम उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, यानी कि टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ साइन, टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन टी ओवर कॉज, कॉज ऑफ टी, और उसके नीचे भी एक टी लिखा हुआ था तो उस टी को हम इसके साथ ही लिख लेंगे, जो इसके नीचे टी लिखा हुआ था वो हम इसके साथ लिख लेंगे। फिर इसी तरह इन दोनों पे लिमिट अलहदा जब अप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों पे जब लिमिट अलहदा से अप्लाई होगी फिर क्या बनेगा, जब ये मैं इस इन दो फंक्शन को इकट्ठा कर लेता हूँ, यानी इसको और इसको, यानी ये बन जाएगा लिमिट साइन टी ओवर टी, ठीक है। यानी ये बन जाएगा लिमिट साइन टी ओवर टी, और साथ में फिर लिमिट, ठीक है, वन ओवर कॉज ऑफ टी। यानी मैंने क्या किया यहाँ पे, ये मैंने लिमिट लिखी है, ठीक है, ये लिमिट लिखी हुई है। तो यानी ये दो, यानी साइन टी ओवर टी मैंने अलहदा कर लिया और वन ओवर कॉज मैंने अलहदा कर लिया। तो जब आपको पता है इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो ये किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, वन, ठीक है। और जब इसमें लिमिट लगाएंगे, इधर लगाएंगे टी की जगह पे ज़ीरो, तो काज ज़ीरो क्या होता है, वन, तो वन ओवर वन भी क्या होता है, वन। तो इसका आंसर भी वन, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, आंसर कितना आ गया हमारे पास, वन आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस बी आई प्लस थ्री जे प्लस 16b के, और इक्वल किसके है, 6i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये दो वेक्टर आपस में इक्वल लिखे हुए हैं, ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर है। दो वेक्टर आपस में इक्वल लिखे हुए हैं। तो दो वेक्टर आपस में इक्वल हो कब होते हैं, जब आई वाला कंपोनेंट आई के इक्वल हो, जे वाला कंपोनेंट जे के इक्वल हो, और के वाला कंपोनेंट के इक्वल हो। इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ ए प्लस बी और यहाँ क्या है 6, तो ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा,
ये देख लें, a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल, ठीक है। इसी तरह 3 इधर है और इधर भी 3 है, ठीक है। इधर लिखा हुआ है 16b और इधर कितना लिखा हुआ है 4, तो 16b किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल। 16 को इधर डिवाइड कर लो, ठीक है। जब इसकी कैंसिलेशन करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4। तो बी का आंसर आपके पास आ गया 1/4। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक इक्वेशन है, बी को दूसरी यानी बी की वैल्यू लगा दें 1/4, ये वैल्यू लगा दी 1/4, उधर जाके माइनस हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 4 एलसीएम आएगा, 24 - 1, यानी कि आपके पास फाइनल आंसर इसका कितना आ गया है, 23, ठीक है। 23/4, ये किसका आंसर आ गया आपके पास, ए का आंसर आ गया। तो आपने ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ठीक है, और आपने बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो इस तरह से आपने कंटिन्यूटी की कंडीशन यूज़ की है जस्ट, कि ये जब कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, तो इसमें ये लिमिट वाला फंक्शन लगा दिया, इसमें भी फंक्शन वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो जब लिमिट अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो दो वेक्टर आपस में इक्वल आ गए हैं। दो वेक्टर इक्वल होने का क्या मतलब होता है कि उसका आई कंपोनेंट आई के इक्वल है, जे वाला जे के इक्वल और के वाला के इक्वल। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि फंक्शन गिवन है, ठीक है, और ये दो कंडीशन गिवन है कि जब t नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा और जब t इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसमें भी आपने a b और c तीन वेरिएबल आ गए, इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और ये फंक्शन कंटिन्यूस है किस पॉइंट के ऊपर, t इज़ इक्वल टू 2 के ऊपर। तो सेम उसी तरह से ये फंक्शन कंटिन्यूस है t इज़ इक्वल टू 2 के ऊपर, तो इसका मतलब ये बात होल्ड कर रही है, ठीक है, यानी t अप्रोचेज टू 2 और f ऑफ 2 यानी एग्जैक्ट 2। तो आपको पता है जब t अप्रोचेज टू 2 है तो इसका मतलब t जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब जब नॉट इज़ इक्वल टू 2 है तो ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब लिमिट f ऑफ t की जगह पे मैंने ये फंक्शन लिख लिया, ठीक है। और f ऑफ 2 का मतलब है कि एग्जैक्ट 2, तो इसका मतलब वो कब है, ये वाला फंक्शन। तो इस तरफ इक्वल की इस तरफ हमने ये फंक्शन लिख लिया। इधर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो सारा स्केलर है, तो ये बाहर आ जाएगा, लिमिट टी स्केयर पे अप्लाई होगी। 2a माइनस बी बाहर आ जाएगा, लिमिट टी क्यूब पे अप्लाई होगी। सी बाहर आ जाएगा और लिमिट सिर्फ 1 पे अप्लाई होगी, यानी यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। अब लिमिट अप्लाई करें, टी की जगह पे 2 लगाना है तो क्या आ गया, 2 की पावर 2, टी की जगह पे 2 लगाना है तो 2 की पावर 3। इसी तरह से ये 4 हो गया, ठीक है, और इसी तरह से ये 8 हो गया। अब दोबारा से ये दो वेक्टर आपस में इक्वल लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आई, इसका मतलब आई वाला कंपोनेंट आई के इक्वल होगा, जे वाला जे के इक्वल और के वाला के इक्वल। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सी, के कंपोनेंट क्या है सी, और यहाँ पे क्या है 3, तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसी तरह अगर हम देखें हमारे पास ये सारा आई कंपोनेंट है, ठीक है, और उधर आई कंपोनेंट क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सारी इक्वेशन 1 के इक्वल हो गई। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4a 12b 8c, यानी 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह c की वैल्यू तो हमारे पास है, तो वो c की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, इधर c की वैल्यू लगा दें, ये c की वैल्यू लगा दी, कितना हो गया ये 24 को इधर ला के माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये कितना बन गया -23। अब इसमें a आ रहा है और b आ रहा है, यानी ये एक इक्वेशन आ गया जिसमें a और b यानी दो अननोन है हमारे पास। इसी तरह अगर अब j वाला कंपोनेंट देखें तो ये j वाला कंपोनेंट है और उधर j का कंपोनेंट क्या है 2। तो उन जे वाले कंपोनेंट को जब कंपेयर करोगे ना, जे वाले कंपोनेंट, तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी। जब इधर फिर 2 को इधर ला के इधर से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4a। ये इक्वेशन अगर आप देखें तो ये भी एक इक्वेशन है जिसमें a और b है। एक हमारे पास ये इक्वेशन थी, ठीक है, a और b में इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो एक और हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसमें a और b है। तो इन दोनों इक्वेशनों को अब आपने सॉल्व करना है। कैसे, हमने कोफिशिएंट सेम बनाना है। कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि इस इक्वेशन को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, क्यों, इसमें b का कोफिशिएंट क्या है 4, इसमें b का कोफिशिएंट क्या है 12, इसमें प्लस है और इसमें क्या है माइनस। तो अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो इधर भी 12 बन जाएगा, ठीक है, और उनको ऐड करेंगे तो ये 12b क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, 24, 12 और 3। जब इन दोनों इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करें यानी 1 और
3 को ऐड करना है, ठीक है, 1 और 3 को, ये 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है 3। जब इनको ऐड करेंगे तो ये बी और बी प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल हो जाएंगे, और साइन आप यानी आपको पता है यहाँ पे हमने चेंज नहीं करने क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। तो ये 24 और 4 8 हो जाएगा, ये माइनस होके -20 हो जाएगा, 28 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिलेशन करें तो 4 जो है वो 5 टाइम 20 होता है और 4 7 टाइम 28 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास ए का आंसर आ गया, ए का आंसर भी आ गया, ठीक है, और सी का आंसर हमें पहले से मालूम था। इन दोनों को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, ठीक है, बेशक आप ए का आंसर इसमें पुट करें बी आ जाएगा, या इसमें पुट करें बी आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में वो पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो ए की जगह पे उसका आंसर रख दिया, ठीक है। तो -40/7 और 1 को भी इधर ले आए और इसको उधर शिफ्ट कर दिया, एलसीएम लें जब, ठीक है, तो बस सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बी का आंसर भी आ गया। तो आपके पास यहाँ पे तीनों के तीनों आंसर फाइंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टू सेम इसी तरह से है, ठीक है, तो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।